कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स बिगिन विद 12 सितंबर का एनालिसिस. आई एम कंप्लीटिंग ऑल दीज इन अ वन गो बिकॉज मेरे को कल ट्रैवल करना है एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि कल और परसों का एनालिसिस टाइमली आ पाएगा या नहीं. सो इजीली 12 और 14 का मैं आज ही डाल रही हूँ. 15 का आई एम अभी तक अपलोड नहीं हुआ है. आई एम स्टिल वेटिंग. हो जाता है तो मैं अभी डाल देती, बट इट हैज़ नॉट बीन अपलोडेड. सो जस्ट टेक इट. तो 12 और 14 का हम देख लेते हैं. सो लेट वर्चुअल कोर्ट स्टेट लॉ पैनल ने रिपोर्ट जारी की है. ठीक है, तो ये रिपोर्ट देखो भाई, पोस्ट कोविड पहली हमारे यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है फाइनली. हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है वो तो मिल नहीं पाए, इतने सारे सांसद पॉजिटिव आए हैं. तो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन लॉ एंड जस्टिस ने रिपोर्ट जारी की है. ठीक है, कि भाई क्या इम्पैक्ट है, मतलब जो वर्चुअल कोर्ट्स वगैरह होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जस्टिस इंश्योर करना कितना पॉसिबल है. तो की रिकमेंडेशन क्या बोले कि भाई ठीक है, जो वर्चुअल कोर्ट्स है वो अच्छा काम कर रहे हैं और पोस्ट कोविड सिनेरियो में भी आपको ये जारी करना चाहिए. जो टुच्चे केसेस है जैसे ट्रैफिक चालान या पेटी ऑफेंसेस के ना, उसको रेगुलर कोर्ट से वर्चुअल कोर्ट में आप शिफ्ट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के. उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा. अब लैपटॉप के बिना तो आप इंटरनेट से बात थोड़ा ना करोगे ना. सो लैपटॉप वगैरह सब लेना पड़ेगा. अच्छा, आपको जियो फाइबर ही लगवा लो. ठीक है, जय जियो जय जियो. तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को डेटा प्राइवेसी के एड्रेसेस इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स को, ताकि एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम आ सके हमारे वर्चुअल एरिया में भी. सो चैलेंजेस क्या है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पहली बात. 50% लॉयर्स के पास तो लैपटॉप ही नहीं है, तो ये दिक्कत आती है. फ्रीक्वेंट क्रैश हो जाते हैं सिस्टम में. ठीक है, क्योंकि कभी नेट नहीं है. ठीक है, तो शुरू से चीज़ें हो जाती हैं, या कभी कुछ दिक्कत हो गई, कभी कोई वायरस आ गया. सो एक प्राइवेसी वाली भी दिक्कत रहती है कि भाई वर्चुअल कोर्स में प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डिस्कशंस होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसा ही हुआ था. जूम बॉम्बिंग हो गई थी. इट वाज मतलब हैक कर लिया था किसी ने. अब मोदी जी का ट्विटर हैंडल हैक हो सकता है. सो यू नो दैट. सो व्हाट आर वर्चुअल कोर्ट्स? तो वर्चुअल कोर्ट्स क्या है कि भाई जो लिटिगेंट है या लॉयर की प्रेजेंस जरूरी नहीं है. ठीक है, केस ऑनलाइन ही सॉल्व हो सकता है. ई कोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अ लोकेशन इन विच मैटर्स ऑफ लॉ आर एडजुडिकेटेड अपॉन इन द प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड जज. ठीक है, तो वेल डेवलप्ड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और एक इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट होगा. तो वहाँ पे जज प्रेजेंस होगा, मतलब फ़ोन पे ही ऑब्वियसली कोई ऐप द्वारा. तो वहाँ पे जज प्रेजेंस होगा एंड वहाँ पे लॉयर वगैरह प्रेजेंट होके अपनी बातचीत रख सकते हैं. ऑनलाइन केस सॉल्व हो सकता है. सो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट क्या है? ये ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट क्या मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक विजन था कि भाई जो हमारी जुडिशरी के काफ़ी सारे कोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चले. तो ये एक प्लान था, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आईसीटी इन इंडियन जुडिशरी 2005 का. ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब ये मिशन किया था. एंड उसमें फिर उसी के तहत ये जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट था, ये मिशन मोड पे पैन इंडिया में चलाया गया. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इसको फंड किया. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने. तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे उन सबको, ठीक है, सबको कोशिश कर रहे थे करने की, बट अभी सिर्फ 16845 एंड सबॉर्डिनेट कोर्स को आईटी इनेबल किया गया है. ठीक है, तो ई कोर्स मिशन आप याद रख सकते हैं. प्रोजेक्ट क्या सोचता है कि टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस हम डिलीवर कर सके एंड इंस्टॉल कर सके, इम्प्लीमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन कोर्ट्स टू ऑटोमेट द प्रोसेस टू प्रोवाइड transparency in accessibility of information to its stakeholders to enhance judicial productivity. ठीक है, and both qualitative and quantitatively. So this is the thing which you must remember. देन ईसी रिवाइज टाइमलाइन फॉर कैंडिडेट्स. ठीक है, तो अभी बिहार इलेक्शन सर पे हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि आप थोड़ा देर ले लो. ठीक है, कैंडिडेट्स वगैरह ने जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स थी उनके खिलाफ जो जो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, अर्लियर दिस ईयर, कि आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है आर्टिकल 326 से रिलेटेड. एंड बोला गया कि आपको फर्स्ट पब्लिकली आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे क्या क्या क्रिमिनल केसेस है विद इन फर्स्ट 4 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल. ठीक है, तो पब्लिश करने पड़ेंगे विद इन द फर्स्ट डे. सेकंड, पब्लिसिटी विद इन 5 to 8 day ऑफ लास्ट विड्रॉल. थर्ड, आपको फ्रॉम 9 day till लास्ट डे ऑफ कैंपेन. ठीक है, 9 day till लास्ट डेट ऑफ कैंपेन. एंड दिस टाइमलाइन विल हेल्प द वोटर्स इन एक्सरसाइजिंग देयर वोट्स इन मोर इन्फॉर्म मैनर. मतलब 2 days प्रायर टू पोल भी अगर वो पब्लिश होता रहेगा न्यूज़पेपर में, तो लोगों को अक्ल आएगी एंड लोग थोड़ा समझेंगे कि भाई ये क्रिमिनल आदमी है, हम इसको क्यों वोट करें. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. सो व्हाट अबाउट अनकंटेस्टेड और
nominated winning candidates, ठीक है, uncontested winner candidate as well as political parties who nominate them shall also publicize the criminal antecedents, तो उनको भी करना पड़ेगा। एंड सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई डिक्लेरेशन होगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी आएगी, 3 राउंड्स में होगा विद सून आफ्टर फाइलिंग नॉमिनेशंस एंड एंडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ कैंपेन पीरियड, तो कैंपेन नॉमिनेशन से लेके कैंपेन तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिश, ठीक है, क्योंकि डिक्लेयर टाइमलाइन नहीं होती तो कैंडिडेट बोल देते अरे उस वाले न्यूज़पेपर में कर दिया तो उस वाले में कर दिया था, और वो न्यूज़पेपर कभी मिलता ही नहीं है। बैकग्राउंड क्या है, पब्लिसिटी से क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला था कि भाई आपको पब्लिसाइज करना पड़ेगा क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो जो आपकी मतलब केसेस पेंडिंग है। सो डायरेक्ट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज को फील्डिंग कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मस्ट टेल पब्लिक कि क्यों आपने इनको ही क्यों चूज किया। 133 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, सिर्फ ये टेंटेड कैंडिडेट्स को चुनने की क्या वजह है, तो दिस यू मस्ट टेल। तो अर्लियर दिस ईयर ये बोला गया था, इंक्लूडिंग नेचर ऑफ ऑफेंसेस यू नीड टू बी पब्लिकली डिक्लेयर, सो दिस इज द थिंग। देन क्वेश्चन ओवर FCRA नोट फॉर PM केयर्स फंड, तो PM केयर्स फंड है उसको बोला गया है कि एग्जेम्पशन मिल गया है उसको मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से, ठीक है। तो बेसिकली ये पहले एक्ट 1976 में आया था, फिर इसको 2010 में दोबारा से अमेंड कर दिया गया था। सो बोला गया था कि भाई ये एलेज किया गया है कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि PM केयर्स तो कंडीशन ही मीट नहीं कर रहे ऑफ बीइंग बॉडी एस्टैब्लिश एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये कंडीशन ही मीट नहीं कर रहा तो हम इसको बेसिकली तो हम इसको RTI के एम्बिट में नहीं ला सकते, एंड फिर वो सेवरल चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो व्हाट द रूल सेज, 2011 जुलाई के रूल्स क्या कहते हैं, होम मिनिस्ट्री ने इशू किया था ऑर्डर एग्जेम्प्टिंग ऑल बॉडीज एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल या स्टेट्स जिनके अकाउंट ऑलरेडी कैग ऑडिट कर रहा है, तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो FCRA से मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हो, ठीक है। सो अर्लियर दिस ईयर ऑन January 30, 2020 फ्रेश ऑर्डर्स लेकर आए कि टू एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशंस नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर श्योर, ठीक है। अब आप इसको PM केयर्स मतलब दिमाग में लग के इसको सोचना कि आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट, ठीक है, और स्टेट एक्ट, और बाय एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी होगा बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट and wholly owned by respective government, तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, and required to have their accounts compulsorily audited by CAG और any other agencies of CAG, ठीक है। तो वो FCRA से मतलब आप उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको क्यों एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात इट वाज नॉट सेट अप थ्रू सेंट्रल और स्टेट एक्ट, ठीक है, cannot be exempted. It is argued that it is not a public authority under RTI, तो public authority ही नहीं है ये, and fund is audited by independent auditor and not by CAG, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ CAG को या कोई और एजेंसीज CAG की, पर ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही इसको ऑडिटर करेगा, सो इट शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड। सो FCRA का क्या होता है भाई, रेगुलेट करता है एक्सेप्टेंस एंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है तो वही करेगा ना रेगुलेट, कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेट्रीमेंटल तो नहीं है नेशनल इंटरेस्ट में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरसी नहीं करती, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओवरसी करती है। इसमें गिफ्ट मनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज सब इसमें देखा जाता है, कौन कौन किसको कितना, NGOs हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज न्यूज़ चैनल वाले जर्नलिस्ट वगैरह ये सब नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या कोई कैंडिडेट इलेक्शन कैंडिडेट, तो इसीलिए इसको रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल तो नहीं है, ठीक है। मान लो NGO में भर भर के टेररिस्ट से पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, सो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस विच टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस में आपको उसका एक डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम को रजिस्टर करना पड़ेगा इस एक्ट में, एंड हर आई थिंक 5 या 3 ईयर्स में आपको बेसिकली अपना रिन्यू कराना पड़ता है इसको कि मैं रजिस्टर्ड हूँ। सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इश्यूज ऑर्डर एग्जेम्प्टिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रोविजन ऑफ FCRA, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है एग्जेम्प्ट, तो उन्होंने PM केयर्स फंड को कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। सो बेसिकली हैज़ रिसीव्ड एन एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ FCRA, तो यहाँ पे इसको बेसिकली पैसा आ भी सकता है, एंड वो सब ओवरसी करेगी होम मिनिस्ट्री अब इसको। सो जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सो JKI ग्राम्स, ठीक है। तो ये पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ है, तो ग्रीवांस रिड्रेस होगा तो भाई ग्रीवांसेस बोलेंगे तो वो रिड्रेस भी होंगे। तो क्या है कि ये जम्मू श्रीनगर है ना रियासी डिस्ट्रिक्ट, तो रियासी भी जम्मू कश्मीर की ही डिस्ट्रिक्ट है, तो इट विल रिप्लेस करंट पोस्ट पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन 2018, तो जम्मू कश्मीर का है, तो जो CP ग्राम्स था, ठीक है,
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है सीपी ग्राम, जहाँ पे लोग अपनी ग्रेवेंसेस रखते हैं एंड उनका रिड्रेसल होता है। तो ये जम्मू कश्मीर से के लिए मतलब कस्टम मेड किया है जेके हाई ग्राम्स, ठीक है। सो मैकेनिज्म्स क्या है, डिप्टी कमिश्नर हैव बीन प्लेस्ड एट प्राइमरी लेवल कि भाई वो रिसीव करेंगे एंड जो ग्रीवेंसेस है उनको मॉनिटर करेंगे। ऑल एसपीज एंड डिप्टी कलेक्टर्स विल बी मेड अवेलेबल एट डेजिग्नेटेड टाइम्स 5 days a week, ठीक है। एंड ऑफिस में होंगे एंड कोई भी जाके उनसे मिल सकता है। इससे क्या होगा, 1-to-1 कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्योंकि डिस्कनेक्शन एंड एलिएशन है लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों में इंडिया से रिलेटेड, ऑब्वियसली यू नो दैट। सो इससे एंड स्पेशल स्टेटस हटा है 370 का, उसके बाद से तो और भी ज़्यादा है। सो सीपी ग्राम्स है क्या, एनआईसी ने बनाया था मिलके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइटी से इन एसोसिएशन विद डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज से मिलके, ठीक है। जो ऑनलाइन चीज़ें होती है ना सरकार की, वो यूजुअली एनआईसी ही बनाती है, तो व्हेन इन डाउट जस्ट गो फॉर एनआईसी। सो अंडरलाइंग आइडिया वाज टू रिसीव, रीएड्रेस एंड मॉनिटर द ग्रीवेंसेज ऑफ पब्लिक। सो लॉन्च किसने किया था, लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ठीक है। उसके तहत लॉन्च किया गया था। फीचर्स क्या होंगे कि भाई आप ग्रीवेंसेज ऑनलाइन ही आप अपना लोकेशन से आप लॉन्च कर सकते हो, जैसे एफआईआर लॉन्च करते हो उस तरीके से। तो आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरी ग्रीवेंसेस पे कितना काम किया गया एंड डिपार्टमेंट के पास पहुंची भी या नहीं पहुंची, ठीक है। एंड इंक्लूड्स डेजिग्नेटिंग अ सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट हो जाएगी, ठीक है। एंड सिस्टम रिमेन्स एक्सेसिबल, सिंपल, फेयर, क्विक चेक एंड फिक्सिंग टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल, ठीक है। आपकी टाइम लिमिट भी फिक्स होगी एंड उस तरीके से आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के लिए कस्टम मेड जेके आई ग्राम्स बनाया गया है, ठीक है। देन देखते हैं इंडिया चाइना एग्री 5-point एक्शन प्लान, ठीक है। तो 5-point एक्शन प्लान बोला गया है कि भाई जो हम डिसंगेज करेंगे एंड रिड्यूस टेंशन अलोंग एलएसी, ठीक है। तो जो अभी इस पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि भाई जो स्टेटस को आंटे मतलब कि जो स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है, अप्रैल से पहले की जो पोजीशन है हम पढ़ते हैं, जो पैंगोंग्स होके ये जो 8 फिंगर्स हैं, ठीक है। हम इंडिया वाले पहले सिर्फ 4 तक पेट्रोलिंग करते थे, ठीक है। अब लास्ट 4 तक चाइना वाले करते थे, अब वो लेजिट हम सिर्फ 2 तक ही कर पा रहे हैं एंड यहाँ पे उन्होंने स्टैंड ऑफ कर रखा है एंड वेजियस दीपसांग प्लेन वगैरह वहाँ पे भी उन्होंने अपनी पोजीशन सख्त कर ली है। तो ये चैलेंजेस एंड हम चाइना के साथ 4058 या 4056 समथिंग किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं। सो इट हैज़ नॉट कैटेगोरिकली कॉल्ड ऑन चाइना टू रिट्रीट फ्रॉम पोजिशंस, ठीक है। अभी तक बताया कि नहीं, कैटेगरली बोला गया, ठीक है। तो अभी देखो कि सिर्फ 5 पॉइंट्स एक्शन प्लान पे अभी हामी भरी है। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स एक्शन प्लान ये देख सकते हो क्या क्या कंसेंसस हुआ कि डिफरेंसेस को डिस्प्यूट ना बनने दो, डिसंगेज करो क्विकली ताकि टेंशन्स कम हो सके एंड कॉन्टीन्यूस डायलॉग होता रहता है, जो स्टिक सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं एंड न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ हम काम करेंगे। सो इतना कुछ खास नहीं है, बस देखो अभी डिसंगेजमेंट होगी तब की बात है। एंड काम क्या करना पड़ेगा भाई, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसंगेजमेंट करो ऑल फ्रिक्शन एरियाज में सबसे पहले तो, ठीक है। एंड ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो टू द परमानेंट पोस्ट एंड फेजिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ द नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द व्हाई डू फेस ऑफ अकर, तो चाइना की आदत है फेस ऑफ करने की। सो एलएसी, क्योंकि एलएसी का कभी डिमार्केट ही नहीं किया गया, हमने हिस्ट्री ऑफ एलएसी पढ़ा था एक वीडियो में एंड डिफरिंग परसेप्शंस हैं, ठीक है, कि भाई ये मेरा है ये मेरा है। हम चाइना के साथ जित कितना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न, मिडल एंड ईस्टर्न सेक्टर में हर बार कहीं ना कहीं पे दिक्कत आती है, क्योंकि दे अज्यूम कि वो उनका एरिया एंड वो हम अज्यूम करते हैं हमारा एरिया है। फेस ऑफ अकर व्हेन पेट्रोल एनकाउंटर ईच अदर, जब पेट्रोलिंग करते हैं एनकाउंटर करते हैं, ओवरलैपिंग क्लेम लाइंस होती है वहाँ पे होता है। पेट्रोल्स एग्री टू इन 2005 एंड 2013 डिटेल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स, बट बहुत बार तोड़े जाते हैं। तो एलएसी क्यों नहीं क्लैरिफाई हुई है, सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए, हमने बोला भी है, मैप्स भी एक्सचेंज हुए हैं इन द मिडल सेक्टर, बट एक्सरसाइजेस फेल थ्रू इन द वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। वेस्टर्न सेक्टर में बहुत दिक्कत आती है, ये जम्मू वाला, हिमाचल वाला, उत्तराखंड वाला एरिया। मिडिल सेक्टर लाइक इट इज़ ओके, लाइक उत्तराखंड एंड ये जो सिक्किम वाला, नेपाल वाला एरिया, वहाँ पे ठीक है। सो चाइना हैज़ रिजेक्टेड दिस एक्सरसाइजेस कि भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एंड इंडियाज आर्ग्यूमेंट इज रादर देन एग्री ऑन एलएसी, वन एलएसी एंड एक्सरसाइज कुड हेल्प बोथ स्टेट्स, ठीक है। तो मानती नहीं है चाइना एंड दिस इज द थिंग कि एलएसी अभी तक डिमार्केट नहीं हो पाया, सो दिस इज द मेजर थिंग।
सो रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो रैंकिंग करी गई किस पे कि कौन स्टेट कितना इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करा। ये सेकंड एडिशन इसका रिलीज हुआ है स्टेट्स का। तो किसने कंडक्ट किया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कि भाई स्टेट्स में कॉम्पिटिटिवनेस आ सके एंड जो यूनियन टेरिटरीज हैं कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज़्यादा बेहतर प्रमोट करें। 2019 का फ्रेमवर्क है, इसमें 30 एक्शन पॉइंट है। 30 एक्शन पॉइंट तो याद करोगे नहीं, 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज हैं, वो आप याद कर सकते हैं कि किन किन एरियाज को फोकस किया गया। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितना दिया स्टेट्स ने, ईजिंग कंप्लायंसेस कितना किया, रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट जो इंक्यूबेटर्स बनाने में, सीड फंडिंग सपोर्ट, वेंचर फंडिंग सपोर्ट्स, ठीक है, फंड वेंचर फंडिंग कैपिटल से कितना आया, अवेयरनेस एंड आउटरीच कितनी हुई, ठीक है। स्टेट कैसे रैंक किया? वाइल यूटी एक्सेप्ट दिल्ली एंड इन ऑल स्टेट्स नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट असम आर प्लेस्ड इन वाई कैटेगरी एंड ऑल अदर स्टेट्स एंड यूटी ऑफ दिल्ली आर इन द कैटेगरी एक्स, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में रखी। फॉर पर्पस ऑफ रैंकिंग स्टेट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: बेस्ट, टॉप, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली डिक्रीजिंग प्रेफरेंसेस में है। सो कैटेगरी एक्स में, ठीक है, कैटेगरी एक्स में बेस्ट परफॉर्मर्स कौन थे, ठीक है। तो कैटेगरी एक्स में कैटेगरी एक्स कौन सी थी हम यहाँ देख चुके हैं। ऑल अदर स्टेट्स और यूटी ऑफ दिल्ली कैटेगरी एक्स, ठीक है, वाइल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड ऑल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट असम को वाई में रखा, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एंड अदर यूटीज। सो एक्स में मतलब जनरल स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है एंड कर्नाटका टॉप परफॉर्मर्स एंड केरला। लीडर्स कौन? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। एस्पायरिंग में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना। अपनी अपनी स्टेट्स का याद रखना कौन सा पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग स्टार्टअप कौन से? आंध्रा, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली। वाई कैटेगरी मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार बेस्ट परफॉर्मर है। लीडर कौन है? चंडीगढ़ एंड नागालैंड एस्पायरिंग लीडर। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम मिजोरम, सिक्किम। लीडर्स कौन है? इंस्टीट्यूशनल लीडर्स कर्नाटका, केरला, ओडिशा, ठीक है। रेगुलेटरी चेंज चैंपियंस कर्नाटका, केरला, ओडिशा। प्रोक्योरमेंट लीडर्स कर्नाटका, केरला, तेलंगाना। इंक्यूबेशन हब्स कहाँ बेहतर है? गुजरात सबसे टॉप में है तो ऑब्वियसली इंक्यूबेशन हब्स वहाँ ज़्यादा है। सीड इनोवेशन लीडर्स कौन है? केरला, बिहार एंड महाराष्ट्र। स्केलिंग इनोवेशन देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर वेरी मच, यहाँ तक याद कर लो जितना आपसे हो सके, ठीक है। एक्स एंड वाई कैटेगरी में अपनी अपनी स्टेट्स का याद रखना आपने, ठीक है, क्या पोजिशन है। Then is about climate smart cities assessment framework 2.0. सॉरी। सो भाई जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस का क्या इफेक्ट है, क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच लेके आनी है लोगों के लिए। सो ये उससे रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया? महुआ मिनिस्ट्री ने। एंड इंटेंट टू इनकलकेट अ क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि भाई क्लाइमेट की भी सोच लो थोड़ा, है ना। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्लियर रोड मैप फॉर सिटीज टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज वाइल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर एक्शंस। क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स सपोर्ट करती है महुआ को ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके ये चीज़ें। फ्रेमवर्क में क्या है? 5 कैटेगरीज में एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स हो, अर्बन प्लानिंग बेहतर हो, एयर क्वालिटी बेहतर हो, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी बेहतर हो। देन स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, कि भाई लोगों को मोर वॉकेबल एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाए, फुटपाथ अच्छे बनाए, ठीक है। एंड एडवाइजरी इशू की है कि पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली मार्केट स्पेसेस वगैरह बना के रखें। इम्प्लीमेंटेशन फिट इंडिया मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर है, अलॉन्ग विद इंडियन प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी हैव पार्टनर विद स्मार्ट सिटीज मिशंस, ताकि वो इस चैलेंज को सपोर्ट कर सके कि यूनिफाइड विजन हो लोगों का ऑफ स्ट्रीट फॉर पीपल इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड सिटीजन्स। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में लेकर आए। सिटीज विल बी गाइडेड टू लॉन्च देयर ओन डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स टू गैदर इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन लोग भेजेंगे एंड कोस्ट इफेक्टिव भी हो। एम्स टू इंस्पायर सिटीज़ टू क्रिएट वॉकिंग फ्रेंडली एंड वाइब्रेंट सिटीज़। All cities participating shall be encouraged to use test learn scale approach to initiate both flagship and neighborhood walking intervention. Pedestrian friendly होगी तो बेसिकली नेबरहुड स्पेसेस वगैरह को बेहतर यूज़ किया जाएगा, वॉकिंग लिंक्स हो सकेंगे इन द पार्क्स एंड इंस्टीट्यूशनल एरियाज। सो दिस इज द चैलेंज। देन इज अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, वो देख लेते हैं। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में देख लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कहा है कि भाई हम एनपीवी नहीं भरेंगे, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को बोला हमें एग्जेम्प्ट कर दो। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा ना ऐसा तो नहीं होगा, ये इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम आपको क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है, ठीक है। तो
बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है? सो बेसिकली मॉनिटरी अप्रोक्सीमेशन होती है, जैसे हम कैंपा में क्या पढ़ते हैं, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। तो बेसिकली ये फंड है कि भाई अगर आपने कोई एरिया यूज़ किया है, फॉरेस्ट एरिया आपकी डेवलपमेंट वाली जो बेसिकली स्कीम्स है, या फिर आप चाहते हो उसको बिल्ड करना उस एरिया में, तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा जो उसकी वैल्यू है। सो सेम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फंडा है मॉनिटरी अप्रोक्सीमेशन ऑफ वैल्यू, जो लॉस्ट हुआ है, जो पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड लॉस्ट हुआ है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा ताकि वो फंड में जा सके, उस तरीके से कहीं और या फिर उससे बेहतर हम एफॉरेस्टेशन कर सकें। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, कि भाई इकोलॉजिकल ऐसे ही फ्री में नहीं है, उसकी भी कुछ वैल्यू है। एंड अमाउंट को कैलकुलेट करें डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड नेचर ऑफ द फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन टाइप का होगा तो ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी। एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय कमिटी लेड बाय प्रोफेसर कंचन गुप्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो टू रेगुलेट फॉरेस्ट डाइवर्जन, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू जारी करा था ऑन लैंड डाइवर्टेड फॉर द बेसिकल इंडस्ट्री एंड अदर पर्पसेस। देन फैक्ट और प्रिलिम्स, टाइफून हेशिन के बारे में, जापान हिट किया है, इट इज वॉज अ कैटेगरी 4 स्टॉर्म, सो इट वॉज वेरी मच मतलब ज़्यादा हाई लेवल की, आई थिंक 216 समथिंग इसकी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर। सो ये बोला गया कि वेल बिल्ट फ्रेम हाउसेस कैन सफर सीवियर डैमेज, कि भाई रूफ वगैरह उड़ जाएंगे एंड एक्सटीरियर वॉल्स भी डैमेज हो जाएंगी, इतना तेज स्टॉर्म था। एंड ये चाइना ने सजेस्ट किया था, नाम हम पढ़ चुके हैं जो ये टाइफोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम कैसे डिसाइड होते हैं, जो कंट्री सराउंडिंग होती हैं, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जो एशिया वाली जो रीजन है वो वहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो डिटरमाइन करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में डिटरमाइन करती हैं वहाँ पे कौन से आएंगे, कौन सी कंट्रीज हैं वो डिटरमाइन करती है, लिस्ट जारी करती हैं 7 या 8 नाम्स की, तो वो रोटेटरी बेसिस पे यूज होते रहते हैं, ठीक है। एंड चाइना में इसको सी गॉड नाम दिया गया है, हेशिन। सो दिस वॉज typhoon which struck Japan. So this was it for today's discussion, and thank you so much for watching.